नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई घड़ी के साथ। तो साथियों, आज का हमारा बिंदु है मनु भंडारी कृत यही सच है कहानी। यही सच है कहानी के बारे में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सारांश। यही सच है कहानी का सारांश। सारांश नहीं है कि ये इस तरह से आपको बताया जाएगा कि एक भी बिंदु कहानी का छूटेगा नहीं, ठीक है ना। कहानी मनु भंडारी कृत जो यही सच है कहानी, वो मतलब जो कहानी है उसके अंदर प्रमुख रूप से 4 या 5 पात्र है और प्रमुख रूप से 3 ही पात्र हैं। एक है दीपा, जिस पर यह कहानी पूरी तरह से टिकी हुई है, मुख्य नायिका है इस पात्र की, और दूसरा है संजय और तीसरा है निशित। इसके अलावा अन्य जो सहायक पात्र है वो है ईरा। ईरा जो है वो दीपा की जो मित्र है, ठीक है। उसके अलावा ईरा की एक पुत्री है मनु, ठीक है ना। उसका नाम मात्र का एक बार नाम आता है, उससे ज़्यादा उसका कुछ नहीं आता। एक मेहता साहब का नाम आता है, मिसेज मेहता साहब का भी नाम आता है, और मेहता साहब की बच्ची का भी केवल नाम आता है, इतना सही। इसके अलावा कोई नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो इस कहानी के अंदर हमें जो कंफ्यूज कर सकता है वो बात ये है कि जो दीपा है उसके मन में, ठीक है ना, उसके मन में जो बातें उमड़ती है संजय के प्रति और निशित के प्रति, संजय के प्रति और निशित के प्रति जो बातें उमड़ती है, उन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कथन किसके लिए है, ये ऐसा इसने किसके लिए कहा है। उन दोनों चीज़ों को अलग अलग करना है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें जो है वो एक ही जैसी हैं। वो जो विचार है, वो जो भाव है, वो दोनों एक जैसे हैं। बार बार पढ़ने पर भी हमारे दिमाग से ये बातें निकल सकती हैं। मैं ये बातें आज क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से वो किसके बारे में क्या क्या सोचती है, तो इन दोनों चीज़ों को कैसे अलग किया जा सकता है। इस कहानी में 2 जगह का जो विवरण दिया गया है, एक कानपुर का है जो कानपुर की कहानी चलती है, और दूसरा कलकत्ते का है। 2 जगह का है। 2 इसमें पत्र आए हुए हैं। एक तो पत्र है संजय का और एक है निशित का। तो वो दोनों पत्रों के बारे में भी मैं बता दूंगा आपको कि जो संजय का पत्र है वो तो सिर्फ इसलिए आता है कि मैं घर पर आया था और आप मतलब तुम घर पर नहीं थी, तो जैसे ही मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम वापस आओ तो नौकरी के बारे में मुझे बता देना। और दूसरा जो निशित है, निशित का पत्र आता है उसके लिए कलकत्ता से कि तुम्हारी नौकरी लग चुकी है, इसके बारे में मैंने ईरा को कह दिया था और उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और शेष फिर ऐसे लिख के। शेष फिर वाला जो पत्र है वो हमेशा किसका, निशित का रहेगा, ये याद रखना है। तो दोनों के विचारों में फिर जो संजय की बातें हैं और निशित की बातें हैं उनको अलग अलग करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग करके यहाँ, सारांश थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन आपकी ये कहानी जो है पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। मतलब कहानी पढ़ने पर भी, पूरी पढ़ने पर भी उस तरह से समझ में नहीं आ पाएगी जैसे मैंने यहाँ प्रयास किए, क्योंकि मैंने 4 या 5 बार कहानी को पढ़ा, फिर उसमें से ये कोशिश की कि इस तरह से आपको बता पाऊँ कि आपके कहानी समझ में आ जाए। अब पहले तो मैं थोड़ा सा वाक्य लेने से पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में बताना चाहूँगा कि कहानी क्या है। कहानी है मतलब कानपुर और कलकत्ता की कहानी है, ठीक है। कानपुर में जो दीपा है, इसकी नायिका जो है दीपा, वो कानपुर में रह रही है और वो क्या करती है कि संजय से प्रेम करती है, ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है ना। और संजय के साथ भविष्य में विवाह भी करना चाहती है, और वो वर्तमान में जो PhD कर रही है, थीसिस लिख रही है, ठीक है ना। और घर से अकेली मकान लेकर रह रही है। वो नौकरी के लिए अप्लाई करती है, नौकरी के लिए कलकत्ता अप्लाई करती है और उसका कॉल आ जाता है। वो वहाँ जाती है इंटरव्यू के लिए जाना चाहती है, तो वहाँ वो घबरा रही होती है। तब जो संजय है वो उससे कहता है कि तुम यहाँ कमरा लेकर अकेली रह रही हो, PhD कर रही हो, ठीक है ना, तो और आती हो जाती हो, घूमती फिरती हो, फिर इंटरव्यू से कैसे घबरा रही हो, तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। साथ में यहाँ जैसे ही कलकत्ते की बात आती है, एक बात और निकल कर आती है फ्लैशबैक में कि किस तरह से जब दीपा 18 वर्ष की थी तब वो निशित नाम के किसी लड़के से प्रेम करती थी और उसने उसे बिना बताए छोड़ दिया था। तो वो निशित जो है वो कलकत्ता में रहता है। ये बात संजय भी उसे कहता है और उसे भी याद आ जाता है, लेकिन वो संजय को कहना चाहती है कि वो अब उससे बहुत अधिक नफरत करती है क्योंकि उसने बिना बताए मुझे छोड़ दिया था। और उस दौरान जो दीपा की स्थिति रहती है उसका व्याख्यान भी किया गया है कि किस तरह से वो परेशान हो जाती है मानसिक रूप से, किस तरह से उसका लगता है कि दुनिया उसकी समाप्त हो गई है, किस तरह से उसको लगता है कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों से उस समय उसे कौन निकालता है, इस सब चीज़ों से उस समय उसे संजय निकालता है। संजय सहारा देता है और उन चीज़ों से निकाल लेता है। तब वो संजय से प्रेम करने लग जाती है और निशित से नफरत करने लग जाती है। और कलकत्ता में ही उसकी मित्र जो है दीपा की,
ईरा रहती है, तो वो वहाँ से ईरा को पत्र लिखती है और ईरा के पास मिलने के लिए जाती है, कलकत्ता जाती है। कलकत्ता जाती है तो वहाँ अचानक उसको कॉफ़ी शॉप पर जो है क्या वो निशित जो है वो मिल जाता है। नॉर्मल बातचीत होती है, बातचीत के बाद निशित कहता है कि हाँ ठीक है, अगर नौकरी के लिए आए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उसके बाद 4 दिनों तक लगातार निशित उससे मिलता है दीपा से, और वहाँ जो विचार आए हुए हैं कि दीपा जो है वो चाहकर भी वो चाहती है, शुरुआत में ये चाहती है कि वो निशित को कह दे कि तुम मेरे पास मत बैठो, तुम मेरे लिए मर गए हो, मेरे पास कभी मत आना, मुझे कभी मत बुलाना, लेकिन वो बुला नहीं पाती। कहीं न कहीं जो पुराना प्रेम था वो फिर से उमड़ने लग जाता है। हालांकि निशित ऐसा कुछ नहीं करता है, वो केवल नौकरी में उसकी सहायता करता है, लेकिन दीपा के कहीं न कहीं वो प्रेम फिर से उमड़ने लग जाता है। वो चाहती है कि निशित उससे माफ़ी मांग ले, जिस तरह से वो उसके साथ करके आया था, जिस तरह से उसने उसे धोखा दिया था, लेकिन निशित माफ़ी नहीं मांगता है। लेकिन फिर भी दीपा के मन में ये प्रेम उमड़ता जाता है। वो सोचती है कि शायद निशित जो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, मेरे लिए जगह जगह फ़ोन कर रहा है और मुझे नौकरी दिलाने के जो इतने प्रयास कर रहा है, तो शायद ये कहीं न कहीं इसका जो है वो मतलब पश्चाताप है, और ये कहीं न कहीं मुझसे आज भी प्रेम करता है और उन बातों के लिए ये पश्चाताप कर रहा है। तो वो मन ही मन फिर से निशित को प्रेम करने लग जाती है, और फिर से उसके मन में विचार उमड़ते हैं कि वो जो संजय के प्रति वो जो प्रेम करती थी वो प्रेम झूठा था। वास्तव में वो एक श्रद्धा थी उसके प्रति, क्योंकि संजय ने उस वक्त उसको सहारा दिया था जिस वक्त वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो इसलिए संजय के प्रति उसका प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम तो वही प्रेम है जो वो निशित से करती है। इस तरह से वो बहुत अधिक निशित के नज़दीक आने का प्रयास करती है, और अंत में जब तक आती है तब तक वो यही सोचती है कि निशित उससे कह दे कि वह उससे प्रेम करता है आज भी और उससे विवाह करना चाहता है। ऐसी बातें सारी वो मन में सोचती रहती है, लेकिन निशित ऐसा कुछ नहीं कहता। ऐसा सोचते सोचते हुए वो फिर से कानपुर आ जाती है, और कानपुर में जब आती है तब उसे पत्र मिलता है संजय का कि संजय किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो आकर उससे बात करेगा। ऐसे समय में वो सोचती है कि अच्छा हुआ चलो वो गया हुआ है, उसे सोचने के लिए समय मिल जाएगा। फिर वो सोचती है और बार बार निशित के बारे में ही सोचते रहते हैं, निशित के बारे में, और उससे फिर से प्रेम करने लग जाती है। फिर वो निशित को पत्र लिखती है। निशित का हालांकि कुछ नहीं आता, लेकिन वो पत्र लिखती है कि मैंने तुम्हारी पुरानी गलतियों के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आज भी पहला प्रेम तुम्ही से है। ये सारी बातें वो उसको लिखती है। इन बातों के बारे में अभी हम सारांश के बारे में और बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से वो, लेकिन वो चाहती है कि निशित का पत्र आने वाला है, लेकिन निशित का पत्र नहीं आता। लंबे समय बाद निशित का पत्र आता है, उसके अंदर वो कुछ भी नहीं लिखता, इस तरह की कोई बात, प्रेम से संबंधित कोई बात नहीं लिखता। वो इतना लिखता है कि मैंने तुम्हारी नौकरी के बारे में ईरा को सूचित कर दिया था कि तुम्हें नौकरी मिल गई है, ठीक है, तुम साक्षात्कार में सफल हो गई हो, और शेष फिर मतलब वो कुछ भी नहीं लिखता। तब वो सोचती है कि हाँ ये जो है निशित जो है आज भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। फिर जैसे ही संजय आता है तो वो संजय से लिपट जाती है, और फिर उस सोचती है कि नहीं, वास्तविक प्रेम जो है यही सच है कि मैं जो है वर्तमान में ही जीना चाहिए, और वर्तमान ही सच है, और वो वर्तमान में संजय से प्रेम करती है और संजय ही उसके लिए सब कुछ है। इसके अंदर एक रजनीगंधा फूल का और आता है कि रजनीगंधा फूल जो है वो एक बार कहीं दीपा जो है, ये तो कहानी खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन एक बीच में प्रसंग और आता है, रजनीगंधा का प्रसंग भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पर एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम रजनीगंधा है, अमोल पालेकर शायद उसके जो नायक हैं। तो एक बार कहीं दीपा संजय से कह देती है कि उसे जो है इसके रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है, तो उसके बाद रोज़ाना क्या है रजनीगंधा के फूल लेकर आता है संजय जो है दीपा के लिए। और जब वो फूल अंदर लगे होते हैं तो वो देखती है कि संजय को मतलब दीपा को हमेशा वो रजनीगंधा के फूल जो है उनकी महक जो है वो संजय का या संजय की उपस्थिति का एहसास जो है वो करवाते रहते हैं। उससे जो रजनीगंधा के फूल हैं उनकी खुशबू जो है या वो जो फूल है उसे लगता है कि ये कहीं न कहीं संजय की आंखें हैं जो हर पल उसे देखती रहती है, और उसे वो रजनीगंधा के फूल लेकर आना अच्छा लगता है। इसके अलावा एक प्रसंग और भी है जिसमें ये बताया गया है कि जो संजय है वो हमेशा लेट लतीफ़ है, जो समय बताता है उससे हमेशा लेट ही आता है, और निशित जो है वो समय का पाबंद है, जो समय बता दिया उसी समय पर पहुंच जाता है। संजय जो है वो वाचाल है, अपनी बात कह देता है, और निशित जो है वो मूक भाषी है, वो अपनी बात पूरी तरह से कभी नहीं कहता है। जब पहले संजय और निशित और दीपा जब पहले मिलते थे तब भी वो बताती है कि किस तरह से वो आपस में कभी बातचीत नहीं करते थे, आंखों ही आंखों से एक दूसरे को समझने का प्रयास किया करते थे। तो बाकी चलते हैं आज विस्तार से, ठीक है। ये अपना कोर्स है RPSC स्कूल व्याख्याता का, अपना ऐप आ गया है,
ठीक है ना, संकुल मार्गदर्शन के नाम से। किस नाम से? संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप आ गया है। चाहो तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सी सामग्री वहाँ निःशुल्क मिलेगी आपको। और ये स्कूल व्याख्याता का संपूर्ण पाठ्यक्रम भी है, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी और भविष्य में शायद लाइव क्लासें भी मिल जाए। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज इस कोर्स के साथ फ्री रहेगी। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये लगभग 150 टेस्ट से अधिक रहेगी, लगभग 200 घंटों से अधिक की ये टेस्ट सीरीज रहेगी जो निःशुल्क रहेगी। पूरे पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज है। उसके अलावा अनलिमिटेड वॉच टाइम रहेगा और वीडियो क्वालिटी, स्पीड, सुविधा सारी मिलेगी और वैलिडिटी लगभग 1 साल रहेगी और इसे भविष्य में परीक्षा तक भी कर दिया जा सकता है। चलते हैं। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया, फिर यह कोई आज ही की बात है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूं कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूं। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। ठीक है, इस बात से मैं इतना ही समझाना चाहता हूं कि संजय जो है वो हमेशा क्या करता है, जो बताता है उससे क्या करता है, घंटे 2 घंटे हमेशा लेट ही आता है। कितना आता है? घंटे 2 घंटे हमेशा लेट ही आता है और मैं उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूं। तो यहां किसकी प्रतीक्षा करने लगती है? संजय की। अलग अलग टुकड़ों में इसको समझना है ताकि वहां किसी प्रकार का कथन आए तो आप उसे आसानी से कर सके। और क्या कर रही है? थीसिस। हालांकि वो क्या कर रही है? पीएचडी कर रही है और थीसिस लिख रही है और वो चाह रही है कि उसे पूरा पूरा मन लगे। उसका समय जो है बहुत ही अमूल्य है। किसका समय अमूल्य है? दीपा का। पात्र कौन कौन से हैं मैंने बताया नहीं आपको। पात्र इसके अंदर क्या है? मुख्य पात्र जो है वो है दीपा। मुख्य पात्र कौन है? दीपा है जो कहानी की नायिका है। ठीक है ना। इसके अलावा संजय है और इसके अलावा निश्चित है और इसके अलावा मन्नू है और अच्छा मन्नू की जगह पहले अपने कर देते हैं, ईरा कर देते हैं। ईरा है और मन्नू है और मेहता साहब है और मिसेज मेहता है और उनकी बच्ची है। वैसे ऐसे है, ये ज़्यादा नहीं है इनके बारे में कुछ भी। ईरा के बारे में है। दीपा, संजय और निश्चित है। निश्चित जिससे वो पहले प्रेम करती थी और जिसे अब छोड़ चुकी है और अब नफरत करती है। संजय जिसे वर्तमान में प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। संजय कहीं नौकरी कर रहा है और वो वर्तमान में कानपुर में नौकरी कर रहा है। 2 जगह का है यहाँ, कानपुर और कलकत्ते का। वर्तमान में संजय कानपुर में नौकरी कर रहा है और भविष्य में वो चाहता है कि अगर नौकरी लग जाती है, किसकी? दीपा की अगर नौकरी कलकत्ता में लग जाती है तो वो भी अपना ट्रांसफ़र कलकत्ता करा लेगा और वो दोनों विवाह करके आराम से रहेंगे। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेहता साहब की छोटी बच्ची, जो छोटी बच्ची का यहाँ जिक्र है 5 साल की छोटी बच्ची, तो मेहता साहब की जो बच्ची है उसके बारे में सिर्फ इतना ही जिक्र आया कि मेहता साहब की 5 साल की बच्ची जो है वो अक्सर क्या करती है? दीपा के कमरे में आ जाती है और दीपा से कहती है कि आंटी हमें कहानी सुनाओगी। इस तरह से सिर्फ इतना ही वाक्य है। उसके बाद आता है हमारे पास ये मिसेज मेहता। मिसेज मेहता का भी इतना ही वाक्य है। मिसेज मेहता का भी इतना ही रोल है, यहाँ भी एक ही है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती। मिसेज मेहता जो है यूँ तो महीनों मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तक मेरा सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिनों में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वह तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती। कहने का मतलब ये है कि वो मिसेज मेहता जो है वो ज़्यादा ही अकड़ू दिखती है। महीनों 2 महीनों में उनकी कहीं ना कहीं बात हो पाती है, लेकिन वो सोचती है कि चलो अच्छा ही है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो वो इस तरह से घूम फिर नहीं पाती, उसको इतनी आज़ादी नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं वो उसका समय ही व्यर्थ करती। एक बार मैंने यूँ ही कह दिया था। एक बार मैंने, जो मैंने बात बताई वही बात है, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है। एक बार मैंने यूँ ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ये ऐसी बातें भी ध्यान रखनी है। मैंने पहले कल जो करवाया था, टेस्ट करवाया था कि रचनाओं से संबंधित, हिंदी व्याख्याता में रचनाओं से संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, तो उसमें माधव का पूछा गया था कि माधव और बुधिया की शादी को कितने वर्ष हो गए थे, तो 1 वर्ष पूछा हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि कितने दिन हो गए, कितने दिन, हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देना और
अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहे तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते हैं, ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते हैं। ये सारी बातें किसकी है? दीपा की है। और किसके लिए है? संजय के लिए। कितने दिन में फूल लेकर आता था? चौथे दिन फूल लेकर आता था। और ऐसे ही कह दिया था, इसको कोई ज़्यादा पसंद नहीं थे रजनीगंधा के फूल, लेकिन ऐसे ही कह दिया था कि मुझे फूल कौन से पसंद है, कि रजनीगंधा के फूल पसंद है। तो इस हिसाब से वो लगातार फूल लेकर आने लग गया हर चौथे दिन। ये ध्यान लगा लेना। ये थोड़ा सा कोर्स का आ गया है, थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र और की टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, सिर्फ 499 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टेस्ट सीरीज है, वो भी 499 में है। और कुछ भी हो न हो, लेकिन ये टेस्ट सीरीज के बारे में आप जरूर सोचें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप सभी के लिए, जैसे कहते हैं, रामबाण साबित होगी हिंदी व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, चूँकि अब परीक्षा जो है, परीक्षा के हिसाब से ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ भी हो ना हो, लेकिन ये टेस्ट सीरीज, और चाहे तो ये दोनों आप 699 में भी खरीद सकते हैं, और लेस वेस करके ये 500 से ज़्यादा की नहीं पड़ेगी पूरी टेस्ट सीरीज जो है। दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कम से कम 100 टेस्ट मिलेंगे व्याख्या सहित, और लगभग 150-200 घंटे की क्लास इसकी रहेगी। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी है, और आरपीसी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी है। ये 699 में है, लेकिन अगर उधर जाओगे आप, कोर्स लोगे, तो कोर्स के साथ ये निःशुल्क भी आपको मिल जाएगी। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर हिंदी, आरपीसी सेकंड ग्रेड, ये सभी जो है व्याकरण से संबंधित, अलग अलग जो है रचनाओं से संबंधित, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित सभी जो है पर पड़े हैं। इसके अलावा बहुत सी निःशुल्क सामग्री वहाँ आपको उपलब्ध है, चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का कुछ पैसा नहीं लगता है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। निःशुल्क सामग्री का आप लाभ उठा सकते हैं। निःशुल्क सामग्री जो है वो किस प्रकार है, मतलब कहने से तात्पर्य कि वो PDF नोट्स वहाँ मिल जाएंगे आपको। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बातें सुनाता है, फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजना बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती रहती हूँ। ये बातें हैं। वो दोनों जब भी मिलते हैं तो वो अपने ऑफिस की बातें करता रहता है और बताता रहता है कि कलकत्ता जाकर हम दोनों क्या है, नया जीवन शुरू करेंगे, ठीक है ना। और वो सिर्फ कुछ नहीं बोलती, वो केवल देखती रहती है। वो कुछ नहीं बोलती, वो केवल उसे देखती रहती है। कौन? दीपा। किसे? संजय। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है। देखो, इस प्रकार के वाक्य पूछे जा सकते हैं। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बातें सुनाता रहता है, ठीक है ना। तो कौन बैठ जाता है? संजय। अब जैसे ही इसके अंदर एक चीज पकड़ी जा सकती है कि ऑफिस, क्योंकि ऑफिस की बात जो है संजय की हो सकती है, क्योंकि जो निश्चित है उससे जुड़ी हुई ऑफिस की कोई बात नहीं है। तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहां कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है, फिर समझता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, वहां किसी की जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। कहने से तात्पर्य है कि ये जो वाक्य है किसका रहेगा? ये वाक्य रहेगा संजय का, क्योंकि इंटरव्यू से डर रही है, तो ये वाक्य जो रहेगा किसका? संजय का रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू से जाने से पहले की बात है, और इंटरव्यू जाने से पहले की बात वो कहाँ होती है? कानपुर के अंदर। कहाँ होती है? कानपुर में होती है, ठीक है ना। और यहां से वो बात आ जाती है कि जान पहचान वाले से। फिर वो दीपा कहती है कि मेरे जान पहचान वाला कौन है? तब संजय कहता है कि तुम्हारी जान पहचान वाला एक रहता है निश्चित वहां। नहीं, हमें पसंद नहीं है यह बेशर्मी, और सच ही मुझे रास्ते से ऐसी हरकत पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। वो मतलब कुछ हरकत करता है संजय, ऐसी कोई नहीं, नॉर्मल हरकत जैसे, ठीक है ना। तो वो संजय को कह देती है कि मुझे ये ऐसी हरकत पसंद नहीं है, और विशेष रूप से रास्ते में ऐसी हरकत पसंद नहीं है। लेकिन इसी तरह से जब वो आने से पहले निश्चित के साथ ऑटो में बैठकर घूमने जा रही होती है, तब कहीं न कहीं उसका मन करता है कि निश्चित उसके साथ ऐसी कोई हरकत करे। तो ये प्रेम कहीं न कहीं वहाँ उमड़कर सामने आता है। ये इसलिए दोनों बातें बताइए। वह चला जाता है, मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। कौन चला जाता है? बालकनी में निकलकर देखती रहती हूँ। वह चला जाता है, मैं बालकनी में निकलकर देखती रहती हूँ। तो ये जो बात रहेगी, ये रहेगी संजय के लिए।
वह चला जाता है, बालकनी में खड़ी रहकर देखती रहती हूँ। तो किसे देखती रहती हूँ? संजय को। लेकिन ऐसी बात एक और आएगी जहाँ वो होगी कि बालकनी में खड़ी रहकर बाल सुखा रही होती है, तो कौन आता है? निशित आता है उसके घर पर। निशित वहाँ का कलकत्ता के अंदर, ईरा के घर मतलब निशित आता है, और वो उसका इंतजार करती है, और बाद में उसका इंतजार करती है, लेकिन वो आता नहीं है बालकनी में खड़ी रहकर। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये किसके बारे में है? संजय के बारे में है, आपने ध्यान रखना है। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती है। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं, मानो संजय के अनेकानेक आंखें हैं। क्या है? मानो ये फूल नहीं, संजय की अनेकानेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं, ठीक है ना। और अपने को यूं असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लज्जा जाती हूँ। असंख्य आंखों की देखे जाने से मतलब वो जो फूल है रजनीगंधा के, उसको ऐसा लगता है कि ये क्या है? संजय की आंखें हैं जो हर पल उसे देखती रहती है, निहारती रहती है और दुलारती रहती है। मैं जानती हूँ संजय का मन निशित को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है। मैं जानती हूँ निशित को लेकर संजय का मन जो है वो जब तब जो है सशंकित हो उठता है। उसे कहीं न कहीं लगता है कि संजय कहीं जो है दीपा की जीवन में फिर से न आ जाए। लेकिन जो दीपा है वो उसे क्या कह देना चाहती है? उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूँ। मैं निशित से नफरत करती हूँ, उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं। निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं। गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है। और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उसको सब भूल जाता है। ये सारी बातें संजय के बारे में कही गई है उसने, और इस विचार के माध्यम से, इस सोच के माध्यम से वो बताना चाहती है कि वर्तमान में वो संजय के बारे में नहीं, निशित के बारे में, और वर्तमान में वो निशित से कितनी नफरत करती है। एक बार फिर से बता दूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ भी वाक्य उठाया जा सकता है और उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं जानती हूं संजय का मन निशित को लेकर जब तब सशंकित हो जाता है, पर उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूं। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं। गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है। और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, सबको भूल जाता है। कहने से तात्पर्य यहाँ ये कहना चाह रही है कि जब निशित, दीपा यहाँ कहना चाह रही है कि जब निशित उसे छोड़कर गया था, तब उससे जो प्रेम था वो 18 वर्ष की आयु का प्रेम था, जिसका कोई आधार नहीं रहता, जिसका कोई स्थायित्व नहीं रहता, ठीक है। और जब वो टूट जाता है तो मन पूरी तरह से घृणा से भर जाता है, और मन में ऐसा आता है कि जैसे वो आत्महत्या कर ले। लेकिन जैसे ही कोई सहारा मिल जाता है, वो सबको भूल जाता है। या वो ये कहना चाह रही है कि वो भी अब उन सबको भूल चुकी है। वर्तमान में वो केवल संजय से प्रेम करती है। ये आ जाएगा, उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का भविष्य, कि मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। ठीक है ना। दीपा की अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र कौन था? संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूं, या वह अपने ऑफिस के मित्रों की बातें करता है। कहने से तात्पर्य है कि हम में प्रेम है, लेकिन हम इस तरह की बातें कभी नहीं करते हैं। कि हम बातें भी कैसी करते हैं, यह बात अलग है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूं,
और या वह अपने ऑफिस के मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम यही सच है, ठीक है ना। सपनों की जगह वास्तविकता में सपनों की जगह यथार्थ ने ले लिया है और यही सच है। वास्तविकता में जीते हैं, हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है। हम वास्तविकता में जीते हैं, हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। किसके बारे में? संजय के बारे में। दीपा का है ये कथन, संजय के बारे में दीपा का ये कथन है। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता। ये दीपा के बारे में बता रही है संजय, ये भाव उपड़ते हैं फ्लैशबैक पद्धति से कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरा मन उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ। सच पूछो तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ था। इस तरह से वो बताना चाहती है कि वो किस तरह से निशित से बहुत अधिक नफरत करती है। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चिड़ी शांत सड़क, चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। ये जो है ये जगह किसकी है? कलकत्ता की जगह इसलिए किया गया, कलकत्ता की जगह का यह वर्णन किया गया। अभी कानपुर, अभी वो कानपुर में है, कलकत्ता नहीं गए। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं। ये सारी बातें किसकी है? ये ईरा की है। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरा के ज़्यादा वाक्य नहीं है, इनको अलग से निकाल लेना चाहे, ठीक है ना। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया हो, वह भी भला इंटरव्यू में डरे। मतलब इंटरव्यू से डरने की बातें जो है वो यहाँ पहले उसने कही थी। तब उसने कहा था कि तुम कमरा लेकर रह रही हो, खुद आती जाती हो, थीसिस लिख रही हो, ये बातें। और यहाँ भी यही है कि जिसने अपना कैरियर बनाया, ये कौन है? ये ईरा है। कौन है? ईरा है। कौन है? ईरा। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। तू और डर, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया हो वह भला इंटरव्यू में डरे। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं। मतलब भैया भाभी किसके? दीपा के भैया भाभी। और इसके बारे में वो कहती है कि ये जो किस्सा है तुम कभी मत छेड़ा करो, क्योंकि वो भैया भाभी और पिता सबसे नाराज रहती है, वो कभी किसी से नहीं मिलती है। इसके पीछे कारण सिर्फ वही है, निश्चित से नाराजगी वाला। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं है। कौन सा प्रसंग? जो पीछे पूछा है ईरा ने, भैया भाभी वाला प्रसंग जो है वो उसे कतई पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूं। शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वह निश्चित दिखाई देता है। मैं शक पकाकर नजर घुमा लेती हूं, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुंचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा जो है वो पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कौन है यहाँ? कौन कह रही है यहाँ? ये कह रही है दीपा। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना, मतलब उस बात को जब वो छोड़कर चला गया था, कितने वर्ष हो गए थे? 3 वर्ष हो गए थे। जब वो छोड़कर चला गया था उस बात को आज कितने वर्ष हो गए हैं? 3 वर्ष हो गए हैं। ये बात आपने याद रखनी है। न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। या किस अतीत की बात कर रही है? या उस अतीत की बात कर रही है जब उसने निशित के साथ
जो अपना समय बिताया था और उसके बाद जिस तरह से निशित उसे छोड़कर चला गया था, वो सारी बातें आंखों के सामने आ जाती है। कितना दुबला हो गया है निशित, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। एकाएक, पहले वो देखती है कितना दुबला हो गया, मतलब प्रेम उमड़ाता है फिर से अचानक, ठीक है ना, कहीं कोई पीड़ा तो नहीं है इसको, लेकिन फिर उसका मन जो है वो कटु हो जाता है। यही तो वह व्यक्ति है जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। ईरा उसका खिसियाना पर उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा। सच मुझे उसे साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूं। ऐसा वो मन में सोचती है लेकिन कह नहीं पाती है। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी तक के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। 150 तक की नौकरी के लिए। कितने तक की? कौन कह रहा है? ये ईरा कह रही है, ठीक है ना। कौन कह रही है? ईरा कहती है कि 150 तक की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। फिर यह तो 300 का जॉब है। 300 का जॉब है। किसका जॉब है? 300 का। कौन इस 300 के जॉब के लिए आया हुआ है? इस 300 के जॉब के लिए जो दीपा आई हुई है। निश्चित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहां तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों में है और वो कहता है कि जैसे भी होगा वह यह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा। पर आखिर क्यों? अब ये सारी बातें हैं। यहां आया था, 3 वाक्य आ जाते हैं अलग अलग। एक तो वो वाक्य था दीपा के बारे में, ये तीनों वाक्य अलग निकालने अपने। दीपा के बारे में वो जो संजय का था कि तुम अकेली आती हो, अकेली जाती हो, अकेली कमरा लेकर रह रही हो, तो फिर तुम्हें साक्षात्कार से कैसे डर लगता है, तुम वहाँ किसी जान पहचान वाले से कहलवा देना, तुम्हारा हो जाएगा। इतनी बातें हैं। फिर ईरा कहती है कि डर, और वह भी तुम कैसे डर सकते हो? तुम तो हमारे जैसा डरे तो अलग बात है, तुमने तो सारा कैरियर अपना खुद बनाया है, तो तुम साक्षात्कार से कैसे डर सकती हो? और यहाँ ये जो है निशित जो है वो ऑफिस से छुट्टी लेकर रात दिन एक करता है, उसके बड़े बड़े लोगों से जानकारी है और वह कहता है कुछ भी हो जाए चाहे वह तुम्हें नौकरी दिलाकर, मैं तुम्हें नौकरी दिलाकर ही रहूंगा। आगे है विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। क्या है? विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी। किसके अपनत्व भरे व्यवहार को? निशित के। नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। किसने? निशित ने। याद रख लेना, किसने नहीं की? निशित ने। कौन कह रहा है ये सारी बात? ये सारी बात दीपा कह रही है। कौन कह रही है? दीपा ये सारी बात कह रही है। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दो। दीपा ने चाहा कि वो संजय की बात निशित से बता दे, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं यह सब सुनकर वह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक थी। मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। यहाँ तक वो संजय के बारे में सोचती है। किसके बारे में? संजय के बारे में सोच रही है। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। अब यहाँ तक क्या स्थिति है? उसकी आदत थी हमेशा कि संजय के लाए हुए फूल, किस प्रकार के फूल लाता था संजय? हमेशा रजनीगंधा के फूल लेकर आता था। किसके फूल लेकर आता था वो? रजनीगंधा के फूल लेकर आता था। किसके? रजनीगंधा के। वो कहती है कि उसने यूं ही एक बार कह दिया था कि उसे रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है, तो संजय ने ये नियम ही बना लिया था कि प्रत्येक 4 दिन बाद वह नए फूल ले आता था और वहाँ लगा देता था उसके कमरे के अंदर। और उसकी जो खुशबू थी वो
दीपा को संजय का आभास कराती थी और उस रजनीगंधा के जो फूल थे वो आभास करवाते थे दीपा को कि ये संजय की अनेक आंखें हैं जो उसे निहारती रहती है, उसे दुलारती रहती है और उनको देखकर वो अपने आप ही लज्जा जाती थी। यही बात जब उसने संजय को कही तो उसने कहा तुम भी ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ तक ही है। अगली बार जब वो बोलेगी तो उसे रजनीगंधा की याद नहीं आएगी, सोते वक्त सिर्फ और सिर्फ निशित की याद आएगी। चलते हैं आगे। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है, वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। किसने? निशित ने। कौन कह रहा है? दीपा कह रही है। कौन कह रही है? दीपा कह रही है। और किसके लिए कह रही है? निशित के लिए। किस बात के लिए एहसान लिया था? एहसान उसने इसलिए लिया था कि वो दीपा को किसी भी स्थिति में नौकरी लगाना चाहता था। वो दीपा को किसी भी स्थिति में नौकरी लगाना चाहता था, इसके लिए उसने बहुत से लोगों के एहसान लिए थे। वास्तव में उसका कैरेक्टर जो था, नेचर जो उसका था, वो क्या था कि वो कभी किसी का एहसान नहीं लेता था, लेकिन दीपा के लिए उसने एहसान लिए। आखिर क्यों? वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ। उसके पास अब वो सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो ये सोचता है कि मैं कलकत्ता आकर उसके साथ रहूं? उसके पास एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसे कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अपने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सब कर रहा है, पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। कहने से तात्पर्य खुद ही वो बातें बनाती रहती है, लेकिन यहाँ जो निशित है वो किसी प्रकार की बात नहीं करता। ये सारी बातें वो खुद ही बनाती है। दीपा खुद ये सोचती है कि आखिर वो इतना काम क्यों कर रहा है। निशित जो है उसने जीवन में कभी किसी का एहसान नहीं लिया, लेकिन वो दीपा को नौकरी लगाने के लिए बहुत से लोगों का एहसान ले रहा है और दीपा को नौकरी लगाने के लिए उसने रात दिन एक कर रखा है। फिर दीपा सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कहीं वो ऐसा तो नहीं सोचता है कि उसकी नौकरी यहाँ लग जाएगी तो वो और दीपा और जो निशित है वो साथ साथ रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं सोचता। फिर वो खुद ही सोचती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं सोच रहा होगा, मेरा ये मन का वहम है। उसने जो मेरे साथ किया उसको लगा होगा कि वो बहुत बुरा किया, अर्थात उसको सही करने के लिए वो शायद ये कर रहा है। और फिर वो सोचती है कि अगर वो ऐसा करके ये सोचता है कि मैं उसको नौकरी लगवा दूंगा और वो मुझे क्षमा कर देगी, तो मैं असंभव है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करने वाली हूँ। आखिर तक यही कहानी चलेगी। दीपा ही सोचती रहेगी, निशित जो है वो कुछ नहीं करने वाला। और खुद ही सोचते सोचते पहले सोचती है कि मैं उससे कभी मिलना नहीं चाहती, फिर सोचती है मैं उसको देखना नहीं चाहती, फिर उससे मिल भी लेती है, मिलने का मन न चाहकर भी उससे मिलती है, और उसके बाद वो सोचती है कि मैं उसको क्षमा नहीं करूंगी, फिर वो उसको क्षमा भी कर देती है और अंत में उसको पत्र भी लिखती है। सारी कहानी हम पढ़ेंगे। मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ, बड़े चाव और सतर्कता के से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती भी जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन है? अब देखो क्या है कि जब उसकी इंटरव्यू हो जाता है तो वो कहता है कि इंटरव्यू अच्छा रहा, चलो इसी बात पर हम पार्टी कर लेते हैं। निशित कहता है। निशित जब ये बात कहता है तो ईरा जो इसकी मित्र रहती है, दीपा की जो मित्र रहती है, वो क्या अपने आप को अलग कर लेती है। वो कहती है मुन्नू के लिए, जो मुन्नू है या मुन्नी है, जो भी बच्ची जो है ईरा की, उसके लिए कि वो मतलब उसके लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो ऐसी स्थिति में दीपा और निशित को पार्टी के लिए घूमने जाना पड़ता है। वो दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। जब वो घूमने के लिए निकलते हैं और निशित उसको लेने के लिए आता है तो दीपा न चाहते हुए भी जबरदस्ती पुराने प्रेम की वजह से वो चाहती तो ये है क्योंकि ये गलत है, क्योंकि इसने मुझे छोड़ा था, इसने मुझे धोखा दिया था, इसने मुझे अपमानित किया था, मैं इसे घृणा करना चाहती हूँ, लेकिन वो चाह कर भी उससे घृणा नहीं कर पाती है। वो उसे लगता है कि वो संजय के साथ धोखा कर रही है, लेकिन फिर भी वह न चाह कर भी उसे क्या है, वो निशित को जो नीला रंग बहुत पसंद था, मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ, फिर भी वो नीली साड़ी पहनती है और बड़े चाव के साथ प्रसाधन मतलब अपने आप को सजाती भी है और बार बार कहती है तो किसे रिझाने के लिए कर रही है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती ये सब होता है।
पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सी महसूस करती हूँ। सच संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है। सच संजय के मुंह से, ये अलग अलग वाक्य है, यहाँ इकट्ठे लिख दिए हैं। सच संजय के मुंह से, संजय के मुंह से ये वाक्य सुनने के लिए मेरा मन तरसता रहता है। यहाँ अब धीरे धीरे उसको संजय में बुराइयां नजर आने लग गई है और निश्चित में अच्छाइयां नजर आने लग गई हैं। ठीक है ना। अब वो संजय के बारे में क्या कह रही है कि संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है। किस प्रकार का? जब वो नीली साड़ी पहनकर आती है तो निश्चित जो है वो उसे कहता है कि तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, और उसे बड़ा अच्छा लगता है, और वो चाहती है कि संजय भी कभी ऐसी बातें कहे, लेकिन संजय उससे कभी इस तरह से नहीं कहता है कि तुम इस कपड़े में सुंदर लग रही हो, या इस प्रकार की प्रशंसा वो नहीं करता है। ऐसा दीपा कह रही है। एकाएक मुझे संजय की याद आने लगती है, एकाएक मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यो सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं है, पर आज जाने क्यों किसी को बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निश्चित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है। पर मैं क्या कहे, जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी वही जा रही हूँ, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर, अनुचित और अवांछित दिशाओं की ओर। पहले एक वाक्य आया था, मैंने बताया था, उस समय वो जब बाहर टहलने जाते हैं तब क्या है कि जो संजय है वो इस प्रकार की हरकत करता है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो कहती है कि कानपुर की सड़कों में इस प्रकार की हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे कोई हो चाहे कोई न हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आज जब वो टैक्सी में बैठकर निश्चित के साथ जा रही होती है तो न जाने उसे ऐसा लगता है कि कहीं कोई न कोई हाथ ऐसा हो जो उसकी कमर से लिपटा हुआ हो। ऐसी हरकतें मुझे, क्या कह रही है यह दीपा, कि ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं है, पर आज जाने क्यों किसी को बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। वो निश्चित के बारे में ऐसा सोच रही है, और ये भी सोच रही है कि निश्चित जब बगल में बैठा है तो इसके सोचने का मतलब क्या है। इसके सोचने का मतलब यही है कि वो चाहती है कि निश्चित जो है वो उसे अपनी बाहों की लपेट में ले ले। लेकिन ये क्या है, अगर ऐसा वो सोचती है तो ये बहुत अनुचित है, क्योंकि वो संजय को धोखा दे रही है। जल्द ही वह संजय के साथ विवाह करने वाली है, तो ये संजय के साथ वो कह रही है कि ऐसा अगर मैं सोच रही हूँ तो यह पूरी तरह से क्या है, अनुचित है। पर वो बही जा रही है, और कहाँ बही जा रही है, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर लगातार वो बही जा रही है द्रुत गति के साथ। अभी वो किस समय कहाँ है, ऑटो में बैठे हैं। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। वो दोनों 3 दिन साथ रहते हैं, निश्चित और वो, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये है कि लगभग 4 दिन वो साथ रहते हैं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथे दिन की बात चल रही है। उस प्रसंग को नहीं छेड़ा, शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। वो सोचती है कि आज, क्योंकि जब साक्षात्कार हो चुका होता है तो वो 3 दिन हो चुके होते हैं, उसके बाद वो जो चौथा दिन है उस दिन वो पार्टी के लिए आते हैं, तो वो सोचती है कि आज शायद वो अपने जो पार्टी के लिए लेके जा रहे हैं, हम अकेले कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ ऐसी बात ज़रूर आएगी। कौन सी बात? वही बात कि किस कारण वह दीपा को छोड़कर चला गया था। देखते आगे, और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या, असह्य अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती। मतलब अचानक जब पुरानी बात याद आती है तो वो अपमान, वो पीड़ा, वो कटुता, ठीक है ना, वो सारी बातें याद क्यों नहीं आ रही है। क्या याद आ रहा है? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्या और चांदनी रातों के चित्र उभर आते हैं। अब उसको कौन से, जो उन्होंने साथ बिताए थे वो चित्र, जो अच्छे दिनों के चित्र थे, वो उभर कर आ रहे हैं। जिस तरह से निशित दीपा को अपमानित करके, लज्जित करके और बिना बताए उसे छोड़कर आ गया था, और स्थिति उसकी ये हो गई थी कि उसका दिन में कई बार ये मन करता था कि वो आत्महत्या कर ले। ऐसी स्थिति में छोड़कर निशित उसे आ गया था, और ये सारी की सारी बातें उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। उसे याद आ रहा था तो दीपा के निशित के साथ बिताए हुए अच्छे दिन याद आ रहे थे। जब घंटा समीप बैठे
जब घंटा समीप बैठे मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे। जब घंटा घंटा या घंटे घंटे बैठे एक दूसरे को मौन भाव से निहारा करते थे। कौन? दीपा और निशित। कौन? दीपा और निशित। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे, वो कह रही है कि मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मुझे मना कर देता था। किसके बारे में है ये बातें? ये है दीपा सोच रही है किसके बारे में? निशित के बारे में। अभी निशित कहाँ रह रहा है? कलकत्ता में रह रहा है। और ये बातें कहाँ की चल रही है? कलकत्ता की चल रही है, ठीक है ना। और वर्तमान में निशित कलकत्ता में रह रहा है, पहले निशित कहाँ रहता था? कानपुर में, जहाँ दीपा रहती थी। निशित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है। कहने से तात्पर्य यह है कि क्योंकि पार्टी उसको देनी थी, लेकिन फिर भी वो क्या है? निशित जो है बिल उसको देने थे दीपा को, लेकिन दीपा को वह बिल नहीं देने देता। सारा पेज जो है वो खुद ही करता है निशित। उठती है कि चीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छूट जाए, छू जाए, छूट जाए नहीं, छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झनझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वहीं देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। अब देखो यहाँ वो चाहने लग गई है, धीरे धीरे वो चाहने लग गई है कि वो किसी तरह से निशित को स्पर्श करे, लेकिन ऐसा मौका उसे, ऐसा अवसर उसे मिलता नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के लिए मितभाषी हो। कौन है मितभाषी? निशित। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत और मौन। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ, आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य है कि अब ये आखिरी दिन है, जिस दिन क्या है कि ईरा जो है वो दीपा को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आती है। और जैसे ही आती है तब वो उसको कहती है कि आप चली जाओ, ठीक है ना, मैं चली जाऊंगी, कोई समस्या नहीं है। वो ऐसा इसलिए कहती है कि ईरा पहले चली जाए, और बाद में जब तक उसे ये विश्वास होता है कि जो निशित था वो ये कह देता है कि मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, व्यस्त रहूँगा ऑफिस के कार्यों से, तो हो सकता है मैं न आ पाऊँ। लेकिन दीपा को ये विश्वास रहता है कि निशित अवश्य आएगा, और जब वो आएगा तो वह और निशित दोनों अकेले रहे। दीपा उस वक्त ईरा जो है वो उस वक्त मौजूद न रहे, इसलिए ईरा को वो पहले ही भेज देती है। और जब गाड़ी चलने वाली होती है तब वो दौड़ते भागते हुए निशित जो है वहाँ पहुँच जाता है, और उसके चेहरे को देखकर ही दीपा को यह महसूस होता है कि कितनी बड़ी समस्या से निकलकर या बड़ी मुश्किल से ये यहाँ पहुँचा है। तब वो किसको कहती है? निशित को कहती है। कौन? दीपा क्या कहती है? मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ, आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। किसका आना? निशित का। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, वह बहुत थका हुआ लग रहा है। कौन? निशित। शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। यह गाड़ी का जो दृश्य है ये सिर्फ इसी के साथ है, इसलिए ध्यान रखें कि इस प्रकार का अगर दृश्य आएगा तो वो क्या आएगा? दीपा और निशित का ही रहेगा, गाड़ी और उसका, क्योंकि वो तो सी ऑफ करने नहीं आता है संजय। तो गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिर उठता है। धीरे से अपना हाथ रख देता है, उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। कौन? निशित। किसके हाथ पर? दीपा के हाथ पर अपना हाथ रख देते हैं। सिर उठता है, मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशित, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। अब देखिए, मतलब अचानक
यहाँ तक कि पूरे जो 4 के 4 दिन थे, इन 4 दिनों में निशित ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये स्वयं जो दीपा के ही विचार रहते हैं। जब वो आती है तो वो भयंकर घृणा कर रही होती है, और जब जा रही है तो वो पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुकी है। क्या कह रही है कि क्षणिक स्पर्श ने कह दिया, विश्वास करो यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छल चलाई आंखें मूंद जाती है। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, याद रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी ही पंक्तियां तब आएंगी जब कहानी खत्म होगी। अब ये पंक्तियां जो है ये किसके लिए है? दीपा की। ये पंक्तियां दीपा की निशित के लिए है। और तब ये ऐसी की ऐसी पंक्तियां किसके लिए आएंगी? संजय के लिए आएंगी, जब कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये एक जैसी बातें हैं, ऐसी बातों को ध्यान रखना, अलग से चाहो तो नोट कर सकते हो। क्या बातें हैं? मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है, बाकी जो कुछ भी था। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, कृतज्ञता की है। ये किसके प्रति है कृतज्ञता की भावना? ध्यान लगा लेना इतना सा, किसके प्रति है ये? संजय के प्रति। अब एक बार फिर से दीपा को जब निशित से प्रेम हो गया है, किसे? निशित से प्रेम हो गया है, तो दीपा, संजय ने जो कुछ भी उसके लिए किया था, संजय ने जो कुछ भी इसके लिए किया था, वो उसे क्या नजर आने लग जाता है? कृतज्ञता। उसके प्रति जो प्रेम नहीं है, कृतज्ञता नजर आने लग जाता है। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित, अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेह स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा। मैं कृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। ये बातें भी महत्वपूर्ण है। किसके बारे में कही गई है? पर प्यार की बेसुध घड़ियां, प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहां शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध विसरा देने वाली पुलक या मादकता अनुभव नहीं की। तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध विसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। किसके लिए है ये सारी बातें? ये सारी बातें किसके लिए है? संजय के लिए। अब उसको ऐसा लगता है कि संजय से भी वो प्रेम नहीं करती है। वास्तव में वो किससे प्रेम करती है? वो वास्तव में निशित से ही प्रेम करती है। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूं कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से फुटक जा रहा हूं। 5-6 दिन में लौट आऊंगा, तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने उत्सुक हूं कि कलकत्ता में क्या हुआ। यह सारा क्या है? ये एक पत्र है, ये पत्र की पंक्तियां हैं। और जो पत्र किसने लिखा था? ये पत्र लिखा था संजय ने, क्योंकि दीपा के आने से पहले
संजय को ऑफिस के काम से कहाँ जाना पड़ गया था, फुटक जाना पड़ गया था। ऑफिस के काम से फुटक जगह पर जाना पड़ गया था, इसलिए तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। वो कहता है कि तुमने कलकत्ता जाकर कोई सूचना नहीं दी और अब तुम आओगी, तो इसलिए वो घर पर, उसके घर पर ही पत्र फेंक कर चला जाता है। तो ये संजय का पत्र है जो दीपा के नाम से था। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। अब वो घर आई, उसको पता चल गया कि वो तो चला गया है, तो वो रिलैक्स हो जाती है कि अब 2-4 दिन जब तक वो आएगा मैं तब तक सोच सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करती है, नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति में जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज भी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनता में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों में आगे छाई है। किसके बारे में, निशित के बारे में। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि मैं खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशित भेजने वाला था, एकाएक ही विचार मन में आता है। अब यह खबर कौन सी खबर, ईरा की, दीपा की नौकरी लगने की खबर जो है, और ईरा के माध्यम से उसे मिलती है, तो वो खुश नहीं होती है क्योंकि उसे लगता है कि यह खबर किससे भेजी जानी चाहिए थी, यह खबर निशित ने देनी थी, उसने क्यों नहीं दी। अब वो निशित का ही, उसे निशित ही निशित दिखाई देता है। एकाएक ही विचार मन में आ जाता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह मेरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान नहीं। उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था। किसके बारे में, निशित के बारे में है। ध्यान लगा लेना, बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रहे। जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को कैसे भ्रम मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण, तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा। क्या कल उसका पत्र आएगा, क्या आज भी वही हिचक रोके हुए है। अब वो बार बार सोच रही है कि निशित का पत्र क्यों नहीं आया। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है, और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वह मजबूर है, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। मैं एकाएक की आंखें खोल देती हूँ, वही फूलदान, वही पर्दे, वही मेज, वही घड़ी। ठीक है ना। अब उसे उसकी याद आती है और उसे लगता है कि उसने पत्र क्यों नहीं लिखा। क्या उसे वही जो पुराने समय में थी पहले, वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता है। कौन, निशित। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई, शेष फिर। ठीक है ना। ये जो पत्र है, ये कौन लिखता है ये पत्र निशित का है। लंबे समय से वो तो अपनी सारी बात कह देती है, दीपा तो अपनी सारी बात पत्र में लिख देती है कि तुम अपने मुंह से नहीं कह पाए, लेकिन मैं सारी बातें समझ गई हूं कि तुमने जो है मुझसे माफ़ी मांगना चाहते थे और सच में तुम मुझसे ही प्रेम करते हो। तो मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें देखकर एक बार मुझे क्रोध जरूर आया था, लेकिन मैं उन सब बातों को भूल चुकी हूं और अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और तुमसे ही प्रेम करती हूं, बाकी सब छलावा है। लेकिन और वो चाहती है कि इसी तरह का पत्र निशित का भी आएगा, लेकिन निशित अपने पत्र में ऐसी कोई बात नहीं लिखता है। वह केवल इतना ही लिखता है कि इस सफलता के लिए, साक्षात्कार में सफलता प्राप्त होने के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें यहाँ काम मिल गया, मेहनत सफल हो गई। शेष फिर, यह शेष फिर आ जाता है। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं, रह जाता है केवल शेष फिर। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह मुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था, वह सब। अब यहाँ ये देखो, ये वही चीज़ जो मैंने बताई थी पहले कि मुझे लगता है यह स्पर्श, यह मुख, यह क्षण,
ही सत्य है, वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। यह अंतिम वाक्य है, ठीक है ना, किसके? इस कहानी के। कौन सी कहानी है? यही सच है, यही सच है कहानी की, मनु भंडारी की कहानी है, यही सच है, ठीक है ना। तो यहाँ वो क्यों सोचती है कि जब वो उसका पत्र आ जाता है, जस्ट उसके पत्र के एक दिन बाद ही संजय आ जाता है। संजय आता है तो वो संजय से, दीपा जो है संजय से लिपट जाती है और फिर संजय जो है रजनीगंधा के फूल लेकर आता है उसके लिए। चारों तरफ रजनीगंधा के फूल की महक उधर, और संजय उसको कहता है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो रोने लग जाती है, रोती है। तो संजय कहता है कि रो क्यों रही हो, अगर नौकरी नहीं मिली तो कोई समस्या नहीं है, फिर मिल जाएगी। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है और रजनीगंधा के महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह मुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। तो इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है और उसे लगता है कि जो वास्तविकता है वही सच है, जो वास्तविक नहीं है वो सच नहीं है। ये मनु भंडारी की कहानी थी, बहुत ही शानदार कहानी थी। अगर आपको पसंद आई है तो मैंने इसको उस तरीके से नहीं कि दोनों तरीक़ों से कहने की कोशिश की है, बताने का आपको प्रयास किया है कि आपको मतलब इसके भाव को भी जान पाए, इस कहानी को भी जान पाए और परीक्षा की दृष्टि से भी आप को प्रत्येक पंक्ति जो बताने का प्रयास मैंने किया है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद जो है लगभग 40 प्रश्न लेकर आने वाला हूं मैं, तो वो क्लास आप जरूर देखें। इसके बाद की 40 प्रश्नों की, ये दोनों क्लासें देखने के बाद यही सच है का एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। जय हिंद।